रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, अदलिया से जुड़ी दो बड़ी अहम ख़बरों से अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। अदलिया से जुड़ी पहली ख़बर यह है कि चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी को गिरफ़्तार किया गया है। चीफ जस्टिस का सेक्रेटरी क्यों और कैसे किस जुर्म में गिरफ़्तार हुआ है, एक तो ये डिटेल, और दूसरी ख़बर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 रहनुमाओं को अदालत की जानिब से कन्विक्ट कर दिया गया है और ये कन्विक्शन तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के इकबाली बयान पर अदालत की जानिब से अनाउंस की गई है। तो ये तहरीक इंसाफ के 3 रहनुमा कौन हैं, जुर्म क्या सरजद हुआ, अदालत में एतराफ़ी बयान क्या किया गया और फिर अदालत ने उनको सज़ा क्या सुनाई है। ये 2 अदालती ख़बरें इससे अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, जिनकी हेडलाइन, जिनके टाइटल्स थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़े हैं, फिर उन ख़बरों की तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो चीफ जस्टिस का सेक्रेटरी गिरफ़्तार, इस खबर से अपने ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, सेक्रेटरी का नाम है मोहम्मद अल्ताफ़ और ये अपने आप को लाहौर की जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उसका मुलाज़म बताता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का मुलाज़म बताने के साथ साथ इस शख्स का ये कहना है कि वो लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं आलिया नीलम साहबा, उनके सेक्रेटरी भी हैं। और ये मोहम्मद अल्ताफ़ नामी जो शख्स है, ये लोगों को अपने आप को चीफ जस्टिस का सेक्रेटरी बता के लोगों से पैसे बटोरता था, लोगों को इस बात पे झांसा देता था कि आपका जो केस है उसका फ़ैसला आपके हक़ में करवाऊंगा, तो इतने लाख दे दें, 2 लाख दे दें, 4 लाख दे दें। तो इस शख्स ने, मोहम्मद अल्ताफ़ नामी शख्स ने, जो डिस्ट्रिक्ट बार है रावलपिंडी की, उसके एक शख्स के साथ भी फ्रॉड किया। डिस्ट्रिक्ट बार के एक मुलाजिम अब्दुर्रहमान को इस शख्स ने झांसा दिया कि तुम्हारा जो केस है 2 लाख रुपए में तुम्हारे केस का जो फ़ैसला है तुम्हारे हक़ में करवा दूंगा, और 15,000 रुपये बार के, डिस्ट्रिक्ट बार के मुलाजिम अब्दुर्रहमान से 15,000 रुपये पेशगी भी ले लिए। जब थोड़ी सी भनक पड़ी अब्दुर्रहमान को, तो रावलपिंडी के डिस्ट्रिक्ट बार के जो सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से इस शख्स को बुलाया गया। मोहम्मद अल्ताफ़ नामी शख्स जब डिस्ट्रिक्ट बार के सेक्रेटरी के पास आया, वहाँ पर भी उसने ख़ुद को चीफ जस्टिस का सेक्रेटरी बताया और कहा कि वो डेपुटेशन पे इस्लामाबाद अपना लाहौर हाई कोर्ट में हैं और एक्चुअली वो लाहौर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मुलाजिम हैं। उन्होंने अपना कार्ड भी दिखाया, लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट बार के सेक्रेटरी ने कोई तफ्तीश की, कोई और सवालात पूछे, तो पता ये चला कि वो कार्ड भी उसका जाली है और बंदा भी फ्रॉड है। तो उस बंदे को पकड़ के पुलिस के हवाले किया गया और फ्रॉड का उसके ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया डिस्ट्रिक्ट बार के जो सेक्रेटरी हैं उसकी मुद्दत में। अब आप देखें कि चीफ जस्टिस का सेक्रेटरी बन के लोगों को झांसा देना, लोगों को लूटना, ये कितना बड़ा ऑफेंस है और कितनी दीदा दलेरी के साथ वो काम कर रहा था। न जाने किस किस शख्स से वो कितने पैसे बटोर चुका था, कितने लोगों को चुना या कितने लोगों के साथ वो फ्रॉड कर चुका था, इसका आप अंदाज़ा कर लें। दूसरी खबर 26 नवंबर के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है, वो बयानिया अपनी जगह पे, लेकिन 26 नवंबर के एहतजाज के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 रहनुमा, लोकल रहनुमा पकड़े गए थे, जिसमें एक अजमल ख़ान हैं, सलीम ख़ान हैं और खुर्रम शहजाद हैं। इनको पकड़ा गया। रावलपिंडी की अदालत में, थाना नसीराबाद में जो मुकदमा दर्ज किया गया, पिंडी की अदालत में इनके खिलाफ केस चला और जो प्रोसिक्यूटर थे ज़हीर शाह साहब, उन्होंने इनके खिलाफ केस चलान दाखिल किया। आज इन तीनों मुल्ज़मान ने अदालत में जाके इकबाली बयान रिकॉर्ड करवाया और जो एतराफ़ी बयान इन्होंने दिया उसमें इन्होंने मलबा अपनी क़यादत पे तहरीक इंसाफ पे डाल दिया कि तहरीक इंसाफ की क़यादत पे कहने पे हमने तोड़ फोड़ की, हमने जलाओ घिराव किया, हमने हंगामा आराई की, हमसे गलती हो गई है, हमें माफ़ कर दिया जाए। तो रावलपिंडी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मुल्ज़मान का जो इकबाली बयान था वो कलमबंद करने के बाद, प्रोसिक्यूशन के दलाइल सुनने के बाद, तीनों मुल्ज़मान को जो माफ़ी की उनकी इस्तदा थी, उनका बयान पढ़ने के बाद, सुनने के बाद 4-4 माह के लिए उनको सज़ा दी, 4-4 माह के लिए उनको कन्विक्ट कर दिया। और ये सिर्फ 3 मुल्ज़मान नहीं,
ये सिर्फ तहरीक इंसाफ के 3 रहनुमा नहीं, अब तक 26 नवंबर के हवाले से 105 पीटीआई के रहनुमा, लोकल जो रहनुमा है या कारकुनान आप कह लें, वो इकबाली बयान कर चुके हैं और इकबाली बयानात पे उनको रावलपिंडी की अदालत कन्विक्ट कर चुकी है। अब नाज़रीन आते हैं, जो मुस्लिम लीग नवाज़ ने अपने अहम खिलाड़ी को मैदान में उतारा है, बल्कि अहम खिलाड़ी का नाम सामने आ गया है जिसको मैदान में उतारा गया है। अदालत से बात हो रही थी ना, तो अदालत से एक फ़ैसला तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आया जिसमें पीटीआई के जो सेनेटर थे इजाज़ चौधरी साहब, वो डिस्क्वालीफाई कर गए। उनको 2 केसेस में 10-10 साल की सज़ा सुना दी गई। उस सज़ा के बाद इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले की प्रोनाउंसमेंट के बाद इजाज़ चौधरी साहब की जो सेनेट की सीट थी उसको वेकेंट करार दे दिया। ना सिर्फ सेनेट की सीट को वेकेंट करार दिया गया, बल्कि उस सीट पे इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो शेड्यूल था इलेक्शन का, वो इलेक्शन का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया और उस शेड्यूल के मुताबिक 9 सितंबर को सेनेट की इजाज़ चौधरी की खाली सीट के ऊपर इलेक्शन होना है। तो मुस्लिम लीग नवाज़ ने, पीटीआई ने तो अभी डिसाइड नहीं किया कि पंजाब से उनका कैंडिडेट कौन होगा इजाज़ चौधरी की जो सीट खाली हुई है, क्योंकि अपील तो इजाज़ चौधरी साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में कमीशन के खिलाफ फाइल कर दी है, लेकिन अदालत की तरफ से अभी इजाज़ चौधरी साहब को स्टे ऑर्डर नहीं मिला है। अगर स्टे ऑर्डर आइंदा आने वाले दिनों में 9 सितंबर तक इजाज़ चौधरी साहब को मिल गया तो सेनेट की इस सीट का इलेक्शन जो है वो रुक जाएगा, अदरवाइज़ 9 सितंबर को पोलिंग होगी। तो मुस्लिम लीग नवाज़ ने राना सनाउल्लाह साहब, जो कि फैसलाबाद के कौमी असम्बली के हल्के से तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट के मुकाबले में हार गए थे, उनको पार्लियामेंट में लाने के लिए मुस्लिम लीग नवाज़ ने राना सनाउल्लाह साहब को सेनेटर मुंतखब करवाने का फ़ैसला किया है। यानी इजाज़ चौधरी की खाली सीट पे पीटीआई तो अपना कोई कैंडिडेट लाएगी नहीं लाएगी वो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना कैंडिडेट राना सनाउल्लाह की सूरत में सामने ले आई है। और अगर पीटीआई का कैंडिडेट आ भी जाता है तो उस सूरत में भी जो ये अपना इलेक्शन है पंजाब असम्बली में होना है, सेनेट का इजाज़ चौधरी साहब की जो सीट खाली हुई है, तो नून लीग के पास वहाँ पे मेजॉरिटी, वहाँ पे अक्सरियत मौजूद है। चाहे पीटीआई का कैंडिडेट राना सनाउल्लाह के मुकाबले में हो या पीपल्स पार्टी का खड़ा हो, बड़ी आसानी के साथ नून लीग जो है इस सीट को निकाल लेगी। और राना सनाउल्लाह की कामयाबी की सूरत में अगर ये इलेक्शन होता है, कोई अदालत से स्टे ऑर्डर अगर नहीं आता, तो फिर सेनेट में मुस्लिम लीग नवाज़ का एक और रहनुमा, एक और नंबर जो है वो सेनेट में तहरीक इंसाफ का बढ़ जाएगा, अपना मुस्लिम लीग नवाज़ का बढ़ जाएगा। अब नाज़रीन आते हैं जो अगली हमारी ख़बर है। पीटीआई की नाज़रीन दौड़ें क्यों लगी हैं, इस खबर पे आने से पहले सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्या कार्रवाई डाली है। नाज़रीन, पाकिस्तान का जो 78वां यौम आज़ादी था वो पुरअमन तरीके से गुज़र गया, लेकिन ये जो यौम आज़ादी गुज़रा है पुरअमन तरीके से, इसके पीछे हमारे सिक्योरिटी जो इदारे हैं, जो खुफिया एजेंसियां हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनकी बड़ी काविश शामिल है। कैसे और क्यों बड़ी काविश शामिल है? वो इस तरीके से शामिल है कि फितनातुल हिंदुस्तान की तरफ से एक साजिश तरतीब दी गई जिसके तहत बारूद से भरी 4 गाड़ियां और 32 खुदकुश बमबार को तैयार किया गया और उन 4 खुदकुश गाड़ियों के ज़रिए और 32 खुदकुश बमबार के ज़रिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों को क्वेटा समेत जो है वो टारगेट किया जाना था। यानी बम धमाके किए जाने थे, गर्दी की कार्रवाई की जानी थी इस यौम आज़ादी के मौके पे। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस मज़मूम मंसूबे का जो मास्टरमाइंड था डॉक्टर उस्मान काजी, उसको ही गिरफ़्तार कर लिया और डॉक्टर उस्मान काजी की निशानदही पे जो बारूद से भरी 4 गाड़ियां थीं उनको भी बरामद कर लिया गया। अब जो डॉक्टर उस्मान काजी हैं, ये है कौन? आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में ये 18 ग्रेड के प्रोफेसर थे, लेक्चरर थे। तुर्बत में पैदा हुए, वहीं पे पले बढ़े और कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से, सरकारी पब्लिक यूनिवर्सिटी से एमफिल किया, इस्लामाबाद की कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से। और यहाँ से एमफिल करने के बाद पेशावर यूनिवर्सिटी से जनाब उस्मान काजी साहब ने पीएचडी की डिग्री हासिल की और वहीं पे शर्फ पसंद अनासर, दहशतगर्द अनासर के हत्थे चढ़ गए और फितनातुल हिंदुस्तान में शमूलियत अख्तियार कर ली।
2024 में कोयटा के रेलवे स्टेशन पे जो हमला हुआ उसके भी ये मास्टरमाइंड थे। अब 11 अगस्त को सिक्योरिटी फोर्सेस ने, खुफिया एजेंसी ने इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन करते हुए इस शख्स को पकड़ा है, जिंदा सलामत पकड़ा है। और इस शख्स ने अपने जुर्म का एतराफ़ भी किया है। इकबाली बयान भी, वीडियो स्टेटमेंट जो है, जो आज बलूचिस्तान के वज़ीर आला सरफराज बुगटी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उसका वीडियो स्टेटमेंट भी चलाया गया है, जिसमें वो एतराफ़ कर रहा है कि रियासत ने मुझे इज़्ज़त दी, रियासत ने मुझे वक़ार दिया, लेकिन मैंने रियासत के साथ गद्दारी की, मैंने दहशतगर्दों की, फितनतुल हिंदुस्तान की सहूलतकारी की। सहूलतकारी नहीं की, तुम खुद दहशतगर्द थे। अब इसको पकड़ा गया है और ये सिक्योरिटी इदारों की तहवील में है, इससे तफ्तीश की जारी है और मज़ीद इस तरह के जो लोग हैं, जो किरदार हैं, उनके गिर्द जो है वो घेरा तंग होने का इम्कान है। अब जब इस किस्म के लोग पकड़े जाते हैं, वो जो BLA के लोग हैं जो लापता हो जाते हैं, लापता अफराद की फहरिस्त में उनके नाम आते हैं। याद है ना कि जो पाकिस्तान ने ईरान के अंदर एक कार्रवाई की थी, वहाँ पर जो दहशतगर्द लोग मारे गए थे, तो वो जो बलोच यकजहती कमेटी है उसकी तरफ से कहा गया कि बॉर्डर के उस पार जो पाकिस्तान ने कार्रवाई की है उसमें हमारे लोग मारे गए हैं। भाई वो तो लापता थे, वो BLA के लोग थे, वो आपके लोग कैसे हो गए? और कुछ ऐसे लोग जो कि लापता अफराद की फहरिस्त में थे, मुख्तलिफ मकामात पर जो तकरीब कारियाँ हुई, जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हुई, वहाँ से उनकी लाशें मिली। तो बस भरपूर कोशिश की जा रही है बलूचिस्तान में खलफशार इंतशार की और बलूचिस्तान को अलग करने की। लेकिन जो बलूचिस्तान के गयूर अवाम हैं वो जानते हैं कि क्या खेल खेला जा रहा है, क्या मुनज़्ज़म साजिश बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ की जा रही है। ना सिर्फ बलूचिस्तान के गयूर अवाम उससे आगाह हैं, बल्कि बलूचिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत के लिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो अपने जानों की कुर्बानी भी पेश कर रहे हैं, अपने जानों का, अपने जानों का नजराना पेश कर रहे हैं और हर वक्त चुकन्ना है और इंटेलिजेंस ऑपरेशन करके ऐसे किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा रहा है। अगली खबर पे आते हैं कि PTI की दौड़ें कैसे लगी हैं। तो नाज़िर, खैबर पख्तूनख्वा में जो सैलाब है, उस सैलाब के नतीजे में जो तबाही, जो नुकसानात हुए हैं, उसमें आज आप ये देखें कि सवाबी में एक मरतबा फिर क्लाउड बरस्ट हुआ है और क्लाउड बरस्ट के नतीजे में सवाबी में दर्जनों घर जो हैं वो तबाह हो गए हैं, उनको नुकसान पहुंचा है। 15 अफराद की अमवात हुई है, दर्जनों घर जैसे मैंने बताया कि वो बह गए हैं, डूब गए हैं। और तहरीक इंसाफ की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा के जो उनके वर्कर, सपोर्टर हैं और जो ख़ास तौर पे PTI के जो सोशल मीडिया के जंगजू हैं, वो दिन रात एक किए हुए हैं फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा करने के लिए। आज खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ खुद तो भाग गई है। कैसे भाग गई है? आज जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, उन्होंने सैलाब मुतासरीन के लिए क्या ऐलान किया है कि वज़ीर आला साहब अपनी एक तनख्वाह जो है वो सैलाब मुतासरीन को देंगे और जो उनकी सूबाई काबीना है वो 15 दिन की अपनी तनख्वाह देंगे। अब सूबा इनका है, 15 दिन की तनख्वाह दे रहे हैं। MP हजरात 15 दिन की तनख्वाह देंगे जो काबीना में शामिल हैं। जबकि यहाँ पे मरकज़ में आप ये देखें कि जो वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने अपनी काबीना की एक माह की पूरी तनख्वाह सैलाब मुतासरीन खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरीन को देने का ऐलान किया है। अब जो शहबाज शरीफ की काबीना में जो वज़रा हैं, काबीना में जो लोग शामिल हैं, उनका ज़्यादातर ताल्लुक़ जो पंजाब से है, सिंध से है, बलूचिस्तान से है। 1-2 मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा से होंगे, लेकिन जो अली मीन गंडापुर की काबीना है वो तो सारी खैबर पख्तूनख्वा की है। वो सिर्फ 15 दिन की तनख्वाह दे के भाग गए। यार, 1 महीने की दे देते तो आपका क्या चला जाता। और जो वज़ीर आला साहब हैं वो कहते हैं कि मैं 1 माह की दूंगा। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें। और जो फ़ौज को गालियां देना है, फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा करना है, जितनी नुकसानात वहाँ पे रेस्क्यू के साथ साथ जो वहाँ पे रिलीफ ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है, इंतज़ामिया के लोग भी होंगे, लेकिन पाक फ़ौज आपको आगे आगे नज़र आएगी। सफ़े अव्वल में आपको पाक फ़ौज नज़र आएगी। 600 टन राशन फ़ौज ने दिया है। फ़ौज
कि मुकम्मल जितना भी उनका नंबर है फ़ौज का, 7 लाख है, 6.5 लाख है, एक दिन की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन के लिए फ़ौज ने देने का ऐलान किया है। वहाँ पे जो कोर है अफवाज पाकिस्तान की इंजीनियर कोर, जितने रास्ते बंद हुए हैं, जो पुल टूटे हैं, सड़कें टूटी हैं, उसकी मुरम्मत की जा रही है, उनकी रेस्टोरेशन, दोबारा से पुल तामीर किए जा रहे हैं। तो एक तरफ उसी फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानियाँ कि निकले यहाँ से, हमें इनकी ज़रूरत नहीं, दूसरी तरफ इस मुश्किल घड़ी में फिर फ़ौज से सारा रेस्क्यू का और रेस्क्यू के साथ साथ रिलीफ का ऑपरेशन करवाया जा रहा है। मेडिकल कैंप्स वहाँ पे कायम कर दिए हैं फ़ौज ने, राशन के कैंप वहाँ पे कायम कर दिए हैं और सियासत की जा रही है, सियासत की जा रही है। मैं एक ट्वीट आपको दिखाता हूँ, ये अपने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो वहाँ पे मामलात को देखते हैं, माली मामलात को, मुज़म्मिल असलम साहब क्या ट्वीट करते हैं, मैं नाज़रीन अभी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये ट्वीट आ गया जी उनका। मौजूदा बारिशों से साफ जाहिर है कि पूरे पंजाब और इस्लामाबाद से बेहतर पेशावर का सीवरेज सिस्टम है, और आज पेशावर में बारिश के बाद ये हाल था। पेशावर के गलियों और सड़कों पे पानी का ये हाल था, और ये बैठ के कंपैरिजन कर रहे हैं कि पंजाब से और इस्लामाबाद से पेशावर का सीवरेज सिस्टम बेहतर है। और एक और शौकत बसरा साहब, उसका ट्वीट भी नाज़रीन सुन लें। सुहेल वड़ाइच, मिरासी, टाउट और भड़वे, जितनी तेरी ज़िंदगी गुजर गई है और जितनी बाकी रह गई है, इस पर करोड़ों बार लानत। ये शौकत बसरा तहरीक इंसाफ का रहनुमा। अब इसकी ज़ुबान चेक कर लें, इसकी तहज़ीब चेक कर लें, इसकी तरबियत चेक कर लें। माज़रत के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, मैं किसी की कभी इंसल्ट नहीं करता, लेकिन माज़रत के साथ यार, आपने अगर उसकी बात से इख्तलाफ भी करना है तो अच्छे अल्फाज के साथ कर लें। यहाँ पे आप टाउट, भड़वे, किस किस्म का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और लानते भेज रहे हैं, किसके लिए और क्यों? क्या अवामी नुमाइंदा ऐसा होता है? अवामी नुमाइंदा तो लोगों के लिए रोल मॉडल होना चाहिए। लेकिन ये शौकत बसरा साहब क्या कर रहे हैं? ठीक है, आप तनकीद करें, उनके साथ इख्तलाफ करें, लेकिन ये तो यहाँ पे तो रेड लाइन उबीर कर दी गई है, रेड लाइन उबीर कर दी गई है। इस पे अगर सुहेल वड़ाई साहब अदालत में चले जाएं तो इनके ये पाँव पकड़ने के लिए चले जाएंगे, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। वड़ाई साहब ने कॉलम लिखा, आपको नहीं पसंद आया, आप मुस्तरद कर दें, आप इख्तलाफ कर लें, लेकिन गालियाँ देना तो कोई तहज़ीब नहीं, कोई तरीक़ाकार नहीं। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।